Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. Welcome to the online lectures of Real Scholar School System. This lecture is for class 8. Class 8, you have studied your 3.6 example up to page number 68. Now we will study law of conservation of momentum on page 69. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक आइसोलेशन क्या होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सेट ऑफ बॉडीज़, ऐसा सेट ऑफ इंटररिएक्टिंग बॉडीज़ जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, इसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रही। तो आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन ये मैंने मार्क कर दी है, यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लें। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम को हम लेंगे तो सही, लेकिन हमने देखना क्या है, हमने ये देखना है कि उसका मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है। कंजर्व रहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, कोई एक्सटर्नल चेंजेस नहीं आ रहे, बट इंटरनल चेंजेस आने पर जो सिस्टम का मोमेंटम पहले था, इनिशियली था, वही फाइनल मोमेंटम होगा कोई भी इंटरनल चेंज आने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। The momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant and before and after the action, जो भी अंदर उनका इंटरेक्शन होगा उसके पहले और उसके बाद में टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम का। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तभी हमें ये स्टेटमेंट समझ आएगी और ये टॉपिक समझ आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल यहाँ से देखते हैं एक कि टेक एन एयरफील्ड बैलून। हमने एक एयरफील्ड बैलून लिया, ठीक है। उसके अंदर उसको हमने क्या करना है, उसको जब हम रिलीज़ करते हैं एयरफील्ड बैलून को, तो होता क्या है, जो बैलून की वॉल्स हैं वो एयर बैलून के अंदर जो हवा भरी है, एयर जो है उसको प्रेस करती हैं और एयर जो है वो विद प्रेशर बैलून से बाहर निकलती है। तो एयर जब बैलून से बाहर निकलती है विद प्रेशर, यानी कि विद सम वेलोसिटी, तो उसके एयर का कोई ना कोई मास भी होगा। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, द मोमेंटम ऑफ द एयर। तो जो एयर का मोमेंटम होगा, जिस मोमेंटम से एयर बाहर निकलेगी, उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द एयर, आपके पास बैलून क्या करेगा, मूव करेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रशिंग आउट एयर। एयर जो बाहर निकल रही है, ठीक है, जो एयर बाहर निकल रही है जिस डायरेक्शन में, बैलून उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब आप एयरफील्ड बैलून को रिलीज़ करते हैं तो उसकी ओपनिंग को, तो वो किस तरह अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और क्यों जाता है, टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द एयर विच इज रशिंग आउट। अभी भी ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिस्टम लेते हैं आइसोलेटेड, ये जैसे साइड पे आपकी एग्जांपल ली गई है फिगर 3.14 में। हमने दो बॉल्स का सिस्टम लिया, जिनमें से हमने ये कहा कि एक बॉल जो है उसका मास m1 है और दूसरी बॉल का मास m2 है, और वेलोसिटी किसी m1 बॉल की वेलोसिटी u1 है और m2 बॉल की वेलोसिटी u2 है। और हमने ये कंसिडरेशन भी लेनी है साथ कि u1 जो है वो u2 से बड़ी है, ठीक है, u1 u2 से बड़ी है, अदरवाइज इसको कोलाइड ही नहीं करेगा। तो u1 u2 से बड़ी है, तभी u1 जो है ये वाला मास जो है तेज़ी से मूव करके इसके साथ कोलाइड करेगा। अब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, बट ये u1 अगर ज़्यादा है तो u1 से जब कोलाइड, u2 से ज़्यादा है तो m1 जो है वो m2 से जब कोलाइड करेगा तो इनके दरमियान कोई इंटरेक्शन होगा, जिसके बाद ये अपने आप का अपना एक दूसरे के ऊपर अपना मोमेंटम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। m1 मैस क्या करेगा, m2 मैस के ऊपर अपने मोमेंटम को शिफ्ट कर देगा। तो अब कुछ देर के बाद आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी चेंज होके, और m1 और m2 मैसेज कांस्टेंट रहेंगे, वही, उसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। तो आपके पास इनिशियली कुछ मोमेंटम था मैस m1 का भी, जिसे हमने p1 लिख लेते हैं, ठीक है। जो p1 होगा वो m1 u1 होगा, मैस इंटू वेलोसिटी ऑफ मैस m1। फिर इसी तरह कुछ मोमेंटम होगा m2 मैस का, जिसे हम लिख लेंगे p2, यानी m2 इंटू u2, यानी मैस ऑफ एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड मैस। फिर कुछ फाइनल मोमेंटम होगा इनका, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे m1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस 1 आफ्टर द कोलिजन, और m2 v2, फाइनल मोमेंटम ऑफ द मैस आफ्टर द कोलिजन, फाइनल मोमेंटम ऑफ द मैस 2 आफ्टर द कोलिजन। तो इन दोनों के इनिशियल्स और फाइनल मोमेंटम्स आपके पास आपकी बुक में यहाँ पे लिखे हैं।
Initial momentum of mass m1 is m1 u1 and initial momentum of mass m2 is m2 u2 और टोटल इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या बनेगा आपके पास m1 u1 प्लस m2 u2। ये इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। अब आपने ये देखना है कि बिफोर कोलिजन जो मैस है, जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम वो m1 u1 प्लस m2 u2 है। आपको ये बात पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम जो होता है फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। अब आप फाइनल मोमेंटम भी फाइंड करते हैं। फाइनल मोमेंटम किस तरह आएगा, जब आपके पास मैस वन की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन v1 हो चुकी है तो फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस वन क्या आएगा आपके पास m1 v1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ द मैस टू क्या आएगा आपके पास m2 v2। अब टोटल फाइनल मोमेंटम क्या बन जाएगा m1 v1 यानी फर्स्ट मैस का मोमेंटम प्लस सेकेंड मैस का फाइनल मोमेंटम, दोनों का सम लेकर आपके पास टोटल फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको क्या कहता है, वो ये बताता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है वो टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन। और इक्वेशंस की फॉर्म में अगर हम लिखें सिम्बॉलिकली तो हम यूँ लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 यानी इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ द मैसेज m1 एंड m2 इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ द मैसेज यानी m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट आ गई है, जिससे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू इंटरएक्टिंग बॉडीज। इसी तरह आपके पास और भी इक्वेशंस बन सकती हैं, और भी केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, जिसको हमने कहा है मैस बुलेट और गन वाली एग्जांपल है, गन एंड बुलेट वाली एग्जांपल है। तो यहाँ से आप थर्ड एग्जांपल की हेडिंग देकर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, हम ये कहते हैं कि जब बिफोर द फायरिंग ऑफ गन, यानी हमने गन और बुलेट को एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया है और उसमें हम ये कह रहे हैं कि बिफोर द फायरिंग ऑफ गन यानी गन फायर होने से पहले कोई इनिशियल मोमेंटम होगा दोनों का, बुलेट का भी और गन का भी। अब चूँकि दोनों की कोई ना कोई मैसेज हैं, हमने बुलेट के मैस को स्मॉल m ले लिया और गन के मैस को हमने कैपिटल M ले लिया। तो क्या होगा, जो इनिशियल मोमेंटम्स बनेंगे दोनों के वो ज़ीरो होंगे। इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो बिकॉज ना गन मूव कर रही है ना बुलेट मूव कर रही है। तो जब बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v हम ले लेते हैं, अगर वो ज़ीरो है तो गन की वेलोसिटी कैपिटल V जो हमने ली वो भी ज़ीरो है। ये दोनों ज़ीरो हैं। तो जब ये दोनों ज़ीरो हैं तो टोटल इनिशियल मोमेंटम्स भी इनके ज़ीरो होंगे, क्योंकि m ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विल बी ज़ीरो। momentum of the bullet plus momentum of the gun will also be zero because velocity of the gun is also zero। तो mass of gun एंड velocity of gun मल्टीप्लाई होके भी ज़ीरो आएंगे। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम भी क्या आएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो ही आएगा। लेकिन जब गन फायर कर दी जाएगी तो फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, फाइनल मोमेंटम कुछ इस तरह बनेगा, दोनों का, गन का भी और बुलेट का भी। ये टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट है आफ्टर फायरिंग। मैस ऑफ द बुलेट मैस ऑफ द गन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ द गन, कैपिटल M कैपिटल V, यही क्या बन गया, मोमेंटम ऑफ गन। स्मॉल m मल्टीप्लाई स्मॉल v क्या बन गया, मोमेंटम ऑफ बुलेट। अब यहाँ पे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक पता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग जो है वो सेम होगा। तो बिफोर फायरिंग तो ज़ीरो था, ये हमें पता है। आफ्टर फायरिंग क्या बना, आप कोई वेलोसिटी अटेन कर लिया बुलेट ने भी और गन ने भी। आफ्टर फायरिंग क्या बना, कैपिटल M कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल v इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो कि इनिशियल है। अब हम अगर यहाँ से हमें कोई सी, ये चार चीज़ें हमारे पास, कोई सी तीन चीज़ें पता हो तो हम चौथी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर मुझे मैस ऑफ गन दे दी जाए, मैस ऑफ बुलेट दे दिया जाए और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दे दी जाए तो मैं वेलोसिटी ऑफ द गन निकाल सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ गन भी दे दी जाए, मैस ऑफ द गन भी दे दी जाए और मैस ऑफ द बुलेट भी दे दिया जाए तो मैं वेलोसिटी ऑफ द बुलेट भी निकाल सकता हूँ। जस्ट ये रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने इस v को फाइंड करना है तो आप इस m को इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे तो आपके पास v आ जाएगा। अच्छा,
अब इस रिलेशन को आप देखें अगर, तो ये रिलेशन आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही निकला है, ठीक है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कैसे निकला है, यहाँ पे टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम था, टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 था, ये एम वी हम उस साइड पे ले गए, यहाँ आके माइनस एम वी हो गया, और इस कैपिटल एम को हमने इधर ला के नीचे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कैपिटल वी के लिए ये रिलेशन आ गया। इसी तरह हम स्मॉल एम, कैपिटल एम, स्मॉल वी, कैपिटल वी चारों के लिए रिलेशन बना सकते हैं इस इक्वेशन से। इसके अलावा आपके पास और भी एग्जांपल्स का जिक्र किया गया है यहाँ पे, रॉकेट एंड जेट इंजन्स का, उनमें भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि जो हॉट उनके फ्यूल होते हैं वो बर्न होने के बाद जब रश आउट होते हैं विद लार्ज मोमेंटम नीचे की तरफ, तो उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए आपके पास जो रॉकेट्स हैं, जेट्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं विद हाई वेलोसिटीज़, ठीक है। तो ये जो है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ही एग्जांपल्स हैं सारी। इसी तरह आपके पास एक्सप्लोजन जो है वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जांपल है। बहरहाल आपने एग्जांपल्स कौन कौन सी याद रखनी है, मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ, ज़रा एक नज़र। नोट्स से आपका जो अब आज का काम बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 में एक्सीलरेटेड सिस्टम की डेफिनेशन है, क्वेश्चन नंबर 21, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन हुआ है। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका काम बनता है आज के लेक्चर के साथ। एंड बस अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ज़रा एग्जांपल्स यहाँ से देखें, तो आप न्यूटन थर्ड लॉ में अगर आप आए तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जांपल्स हैं, ये बैलून वाली और ये रॉकेट वाली। यहाँ पे ये दिखाया हुआ है उन्होंने डायग्राम में कि जितनी स्पीड से एयर यहाँ निकलेगी और जितने मोमेंटम से एयर रश आउट करेगी, उतने ही मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बैलून भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो एक्शन और रिएक्शन भी इक्वली ही होंगे। इसी तरह जिस मोमेंटम से फ्यूल बर्न होकर बाहर निकलेगा, उसी मोमेंटम से रॉकेट उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी लग सकता है। तो ये आपके पास मोमेंटम की एग्जांपल्स थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कुछ एग्जांपल्स थी। आप इस लेक्चर को देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 इनको आप याद करें नोट से, और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।